नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योरिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। महान्यायवादी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं महान्यायवादी? किसको कहते हैं महान्यायवादी? ठीक है, अगर सीधा सीधा समझा जाए तो ये भारत सरकार का वकील होते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार का वकील होते हैं। भारत सरकार का केस लड़ते हैं। अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी केस आता है तो ये महान्यायवादी भारत सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। ठीक है, तो आइए आर्टिकल 76 का 76 का एक कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 76 का 1 है। ओके, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पे करते हैं? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति किसके परामर्श पे करते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। ठीक है, अब महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो अगर सीधा सीधा हम लोग कहें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्यता जो भी रखता हो उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की फिर योग्यता क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकील रह चुका हो। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकील रह चुका हो, या 5 वर्ष किसी भी उच्च न्यायालय में जज रह चुका हो, वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है और उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है। ओके, आइए आगे। आर्टिकल 76 का 2, आर्टिकल 76 का 2 कहता है महान्यायवादी के कर्तव्य से संबंधित है। ये महान्यायवादी का क्या कर्तव्य होगा? ओके, तो महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे तथा विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करे। जैसे राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करेंगे, उन्हें महान्यायवादी को उनका निर्देशन को पालन करना होगा, कर्तव्य को पालन करना होगा। ठीक है, उनके जो भी निर्देश दिया गया है उन्हें सब स्वरूप विधि स्वरूप अपनाएंगे। ठीक है, विधि संबंधी सलाह देंगे, वो न्यायिक सलाह देंगे, संवैधानिक सलाह देंगे। ओके, तो ये इनका कर्तव्य है। आर्टिकल 76 का 3 क्या कहता है? महान्यायवादी को भारत में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अब भारत सरकार का वो वकील है ही, तो उन्हें तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, अब ये भारत सरकार का वकील है तो ऑब्वियसली इनको इनके पास पावर होगा, तो ये भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इनके पास, महान्यायवादी के पास होगा। अनुच्छेद 76 का 4 कहता है महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है। देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल, 6 साल। ठीक है, लेकिन देखिए महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहता है। ठीक है, अगर देखा जाए, हम लोग समझे इसको, थोड़ा इलोबरेट करते हैं इसको, तो देखिए जब भी जैसे अभी नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है, ओके, तो नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे महान्यायवादी बनने के लिए, महान्यायवादी बनाने के लिए, नियुक्ति करने के लिए। ओके, बनाने के लिए, तो इनके काल में महान्यायवादी बन गए। ठीक है, बन गए, और आगे अगर सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार आके गिर जाती है, किसी और का सरकार बनता है, तो उस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपना त्यागपत्र देना होगा, या वो राष्ट्रपति के अनुसार, मतलब उनके तय पे रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं रहता है। ओके, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पे रहते हैं। ओके, इनका वेतन देखिए, वेतन सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के बराबर होता है। लेकिन
इनका वेतन, महान्यायवादी का वेतन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सैलरी राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति अवधारित करते हैं। ओके। अनुच्छेद 88, आर्टिकल 88। देखिए 88 हम लोग प्रधानमंत्री के चैप्टर में भी पढ़े हैं। वहाँ क्या था कि प्रत्येक मंत्री, और यहाँ भी सेम ही वही है हर जगह। देखिए प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। संयुक्त बैठक में वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, वो अपना बात रख सकते हैं, सभा को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपना मत नहीं दे सकते हैं। तो वो अपना मत कहाँ देंगे? वो अपना मत अपने सदन में, मतलब जिस सदन का वो सदस्य होंगे उसी सदन में वो अपना मत देंगे। लेकिन महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हैं, ना ही वो लोकसभा के और ना ही राज्यसभा को। ठीक है, तो उन्हें ना तो लोकसभा में मत और वोट देने का अधिकार है और ना ही राज्यसभा में। ओके, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह संसद के किसी भी सदन में मत नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 105 कहता है भारत के महान्यायवादी की शक्तियां। ठीक है, आर्टिकल 105 महान्यायवादी की शक्तियां के बारे में बताया गया है। आइए यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। महान्यायवादी को भारत सरकार का सर्वोच्च या प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर पूछते क्वेश्चन कि भारत सरकार का सर्वोच्च या प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है या कौन होता है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या टिक नहीं लगाना है। ठीक है, आपको महान्यायवादी लगाना है। भारत सरकार का सर्वोच्च एवं प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं, और दूसरे दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होते हैं? वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, पहले पे आते हैं महान्यायवादी, और सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? ये महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को सहायता देते हैं। ठीक है, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार महान्यायवादी को कहा जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, भारत सरकार का ये वकील होते हैं। ठीक है, ये विधि संबंधी न्यायिक सलाह देते हैं, संवैधानिक सलाह देते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे। एमसी सीतलवाड़ थे। ओके, इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1963 तक रहा, मतलब सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा, 13 वर्ष का। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा था, 16 साल 9 महीना, और इनका 13 साल। वो भी पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों, उनका भी कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा पहले का, और इनका भी कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? सोली रोजावजी का। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा दिसंबर 1989 से लेकर दिसंबर 1990 तक। और सबसे छोटा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा, ये आप लोग कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, कमेंट में बताएं सबसे छोटा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा है। ओके, भारत के महान्यायवादी को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति महान्यायवादी को पद से हटाता है, लेकिन किसके सिफारिश पे? केंद्र सरकार की सिफारिश पे। महान्यायवादी भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है, क्योंकि वह भारत का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, वो पर्सनल, वो अपना निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है,
वो किसी अन्य व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं, ठीक है। वो लेकिन अगर वो व्यक्ति, समझा जाए यहाँ पे, मान लिया जाए अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया है, ठीक है, एफआईआर कर दिया है, तो उस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका प्रथम प्रायोरिटी क्या है, भारत सरकार का वो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी उनका आता है निजी प्रैक्टिस। ओके, तो पहले में वो भारत सरकार की तरफ से लड़ेंगे। ओके, भारत में अब तक 15 महान्यवादी रह चुके हैं, ठीक है। और जो अभी सबसे लेटेस्ट वर्तमान में, वो उनका क्या नाम है, के वेणुगोपाल, 2017 में चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। महान्यवादी अपना निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।